फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, यानी कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एलवीडीटी। देखिए, ये एक पैसिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है, यानी कि इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इसको पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। और ये इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है। हम लोग जानते हैं कि आर, एल एंड सी ये जो कंपोनेंट है ये पैसिव कंपोनेंट है, यानी कि ये इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और यही प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, इसीलिए इसे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक प्राइमरी है, यहाँ पे एक प्राइमरी हम देख सकते हैं। यहाँ पे दो सेकेंडरी है, सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2। तो ये दो सेकेंडरी हो और बीच में ये गैप रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में हम लोग देख सकते हैं सिलिंड्रिकल कोइल फॉर्मर। देखिए, ये जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ये सिलिंड्रिकल कोइल फॉर्मर में के ऊपर बनाया होता है। और ये बीच में जो कोर जो है वो रोड शेप्ड मैग्नेटिक कोर यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये सेंटर यहाँ पे सेंटर में प्लेस की होती है। और ये कोर जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ से देंगे, तो ये कोर जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगी, यानी कि लेफ्ट में यहाँ तक और राइट में यहाँ तक, तो इसे ये डिस्प्लेसमेंट करेगी। दिस रोड प्रोवाइड्स ए लो रिलक्टेंस पाथ फॉर फ्लक्स लिंकिंग द कोइल्स, यानी कि ये जो रोड है ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगी फ्लक्स के लिए। अब मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी होगा जिसका हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट को हमने मूवेबल रोड के साथ कपल्ड किया होता है। इसलिए यहाँ से अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी वजह से ये कोर में डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसकी वजह से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। तो ये सब कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं देखिए, ये क्या है, कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे इनपुट देते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और बीच में कोर है। हमने यहाँ पे भी देखा था कंस्ट्रक्शन में, ये कोर यहाँ पे बीच में रहेगी, और यहाँ पे दो सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो है वो दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स, गेज वायर वो सब सेम रहेगा, यानी कि दोनों सेम टू सेम रहेगा, यानी कि इसको बोलते हैं आइडेंटिकल वाइंडिंग। और ये सीरीज ओपोजिशन कनेक्शन में कनेक्ट किए होते हैं, यानी कि देखिए ये कनेक्शन ऐसे है, इसको बोलते हैं सीरीज ओपोजिशन कनेक्शन। अगर यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया होता तो ये सीरीज कनेक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया है, इसलिए ये सीरीज ओपोजिशन कनेक्शन में है। इसका आउटपुट रहेगा E0 = E01 माइनस E02। अब ये कैसे होता है ये भी हम देखते हैं। देखिए, इसका ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोर जो है अभी सेंटर में है, तो क्या होगा, ये दोनों सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक होगा वो सेम रहेगा, यानी कि E01 होगा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट में E02 होगा। E01 और E02 दोनों सेम होगा, लेकिन E02 है ये नेगेटिव होगा। अगर E01 पॉजिटिव है तो E02 नेगेटिव होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E0 = E01 माइनस E02। अब सेंटर में है, इसलिए क्या होगा, E01 और E02 सेम रहेगा, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। E01 माइनस E02 = 0 हो जाएगा, यानी कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, नल पोजीशन बोलते हैं। क्योंकि इस पोजीशन में आउटपुट 0 है, इसलिए इस पोजीशन को बोलेंगे नल पोजीशन। तो स्टार्टिंग में हम लोग रखेंगे इसे नल पोजीशन में। उसके बाद अगर मान लीजिए कोर को
लेफ्ट साइड में अगर डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि कोर को इस साइड में अगर डिस्प्लेस करते हैं, तो जैसे ही हम लोग कोर को लेफ्ट साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो फ्लक्स जो है वो पहली जो सेकेंडरी 1 है उसमें ज़्यादा लिंक होगा और यहाँ पे E02 में कम फ्लक्स लिंक होगा। तो क्या होगा, E01 जो है वो E02 से ज़्यादा रहेगा, यानी कि आउटपुट जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। E01 अगर ज़्यादा है, E02 कम है, तो आउटपुट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाई है। कोर पोजीशन लिए एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर आउटपुट वोल्टेज लिए गए हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LVDT। देखिए ये इसमें कैसा है, ये कोर पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज होता है और ये चेंज कैसा है, लीनियर है, यानी कि एक लाइन में आता है। इसीलिए ये डिवाइस को लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये जो रेंज है बीच की, इसको लीनियर रेंज बोलते हैं, क्योंकि ये रेंज में ही ये सीधेलिटी में ग्राफ आता है। अब दूसरी पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए कि इसका डिफ्लेक्शन अगर राइट हैंड साइड में होता है, यानी कि कोर का डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होता है, तो फ्लक्स लिंक्स विथ E02 विल बी मोर एज कम्पेयर टू E01, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा E02 यहाँ पे सेकेंडरी 2 में, वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू E01, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में आउटपुट वोल्टेज वेरी करते हैं। अब देखिए आउटपुट में क्या कर रहे हैं हम, सेकेंडरी 1 का वोल्टेज माइनस सेकेंडरी 2 का वोल्टेज, यानी कि दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। इसीलिए इसका नेम में हमें डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर दिया गया है, क्योंकि इसमें आउटपुट जो है वो हम इसका डिफरेंस लेके लेते हैं। तो इसका वर्किंग ये हो गया, अगर बीच में है तो नल पोजीशन रहेगी, यानी कि आउटपुट 0 रहेगा। अगर इसको लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट होता है तो आउटपुट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि E01 पॉजिटिव है। और अगर इसको राइट हैंड साइड में रखेंगे तो E02 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा E01 से, यानी कि आउटपुट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे ग्राफ में दिखाई गई है, कोर पोजीशन और वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है। तो इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है और आउटपुट जो है वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में आता है, यानी कि ये इसकी रिलेशनशिप जो है डिस्प्लेसमेंट और आउटपुट वोल्टेज वो लीनियर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेशन ऑफ LVDT। अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए एडवांटेजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। वेरी फाइन रिसोल्यूशन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हाई एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इसके एक्यूरेसी अगर हाई है तो वो अच्छा ही रहेगा, यानी कि ये भी एक एडवांटेज है। वेरी गुड स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबल जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी अच्छी है तो इंस्ट्रूमेंट का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तो ये गुड स्टेबिलिटी इसमें आती है। उसके बाद लिनियरिटी ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हमने अभी अभी देखा था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लीनियर है, यानी कि लिनियरिटी कितनी है, बेटर देन 0.25%। तो ये अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको एडवांटेज बोलते हैं। इजी ऑफ फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन। देखिए ये सिंपल टाइप का ट्रांसफार्मर जैसा ही है, तो इसका फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एबिलिटी टू ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर। देखिए अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर भी हमें इसको ऑपरेट करना है तो भी ये हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ये सेंसिटिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ओनली ट्रांसफार्मर है और उसके वाइंडिंग है। हाई सेंसिटिविटी। देखिए सेंसिटिविटी भी बहुत ही ज़्यादा है, 40 वोल्ट पर mm, यानी कि 1 mm के डिस्प्लेसमेंट में हमें 40 वोल्ट की ही सेंसिटिविटी मिलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी है। इट शोज ए लो हिस्ट्रेसिस एंड हैंस रिपीटेबिलिटी इज़ एक्सीलेंट।
देखिए हिस्ट्रीसिस जो होती है, हिस्ट्रीसिस लॉस होता है, इसमें बहुत ही कम रहता है हिस्ट्रीसिस लॉस। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिपीटेबिलिटी एक्सीलेंट होती है, यानी कि एक ही रीडिंग हम बार बार लेंगे तो वो रीडिंग ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, यानी कि रिपीटेबिलिटी क्या है, एक्सीलेंट है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एलवीडीटीज कंज्यूम ए पावर ऑफ लेस देन 1 वाट, यानी कि जो एलवीडीटी में हम इनपुट पावर देते हैं वो क्या होता है, लेस देन 1 वाट, वो बहुत ही स्मॉल पावर है। तो ये भी हम लोग एडवांटेज बोल सकते हैं। देखिए पावर देना पड़ता है क्योंकि ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है। अगर एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता तो इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ये पैसिव है इसलिए हमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसी है, बहुत ही कम है, लेस देन 1 वाट। उसके बाद लेस फ्रिक्शन एंड नॉइस। ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो बहुत ही कम रहते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का है इसलिए कम रहता है। और नॉइज़ भी कम होता है क्योंकि मूविंग पार्ट में ये एक कोर ही मूविंग है और कोई मूविंग पार्ट नहीं, और वो भी उसका भी नॉइज़ नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ही माइनर डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद इट कैन बी टॉलरेट ए हाई डिग्री ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। देखिए अब मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री में क्या होता है, हेवी मशीनरी में वर्क होता रहता है, प्रेस हो गया या फिर कन्वेयर बेल्ट हेवी हो गया, तो इन सब की वजह से क्या होता है, शॉक एंड वाइब्रेशन आते रहती है। अगर प्रेस है उसमें भी वाइब्रेशन आता रहता है। तो अगर ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है फिर भी ये एनी एडवर्स इफेक्ट के बिना ये वर्क कर सकता है, यानी कि ये टॉलरेट नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको एडवांटेजेस में हमने रखा है। इट कैन ऑपरेट ओवर ए टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -265 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो रेंज है ये भी बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि मिलिट्री रेंज में भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज ही बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद है इट इज़ अवेलेबल इन रेडिएशन रेजिस्टेंस डिज़ाइन फॉर ऑपरेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। देखिए रेडिएशन रेजिस्टेंस डिज़ाइन का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो वहाँ पे रेडिएशन होता है। तो अगर रेडिएशन वाला एनवायरनमेंट है वहाँ भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डिज़ाइन अलग होती है, लेकिन वहाँ इसके लिए भी हम लोग अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एडवांटेज ही रहेगा। तो इतने सारे एडवांटेजेस है एलवीडीटी के। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए एलवीडीटी इज सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल यानी कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोग बोलते हैं, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लक्स लिंक होता है कोर का और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक डिवाइस है नियर बाय, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिक्स हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिलेगा, और क्या होगा, इसमें एरर आ जाएगी, यानी कि आउटपुट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा, तो इसमें एरर इंट्रोड्यूस हो सकती है। यानी कि अगर हम जहाँ पे ये यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी इफेक्ट इसके ऊपर रहेगी। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है, टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट मैग्नेटिक शील्डिंग इज़ नेसेसरी, यानी कि हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो ये इसका एक सॉल्यूशन भी है। उसके बाद रिलेटिवली लार्ज डिस्प्लेसमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अप्रेसिएबल डिफरेंशियल आउटपुट। देखिए हम लोग आउटपुट लेते हैं वो क्या लेते हैं, तो ये दो सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी, ये दोनों का डिफरेंस करके हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो होता ये है कि अगर बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके हिसाब से ये डिफरेंस जो होगा वो तो उससे भी बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसे हम जो है वो अप्रेसिएबल नहीं होगा, यानी कि हम लोग ये ऐसे मार्क नहीं कर सकते।
तो इसके लिए क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग ये इसको अच्छे से मेज़र कर पाएंगे। तो ये एक हम लोग लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। उसके बाद ड्यू टू मास ऑफ द कोर एलवीडीटी इज़ नॉट सूटेबल फॉर डायनेमिक मेजरमेंट। देखिए इसमें हम लोग कोर का यूज़ करते हैं और कोर जो है वो हेवी मटेरियल की बनी हुई होती है। तो क्या होता है अगर डायनेमिक मेजरमेंट है यानी कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें ये रखना है तो डायनेमिक मेजरमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं रहेगा क्योंकि वेट और साइज़ ये सब कोर की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए डायनेमिक मेजरमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं होगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी इज़ नीडेड। देखिए इसकी सर्किटरी है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि हम लोग को ये दो सेकेंडरी और इसका मेजरमेंट और ये इसका फीडबैक सिस्टम सब कुछ डिज़ाइन करना होता है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टेम्परेचर अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। देखिए टेम्परेचर जो है उसकी भी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट होती है। तो कई बार क्या होता है इंडस्ट्री में टेम्परेचर चेंज होता रहता है यानी कि इसका परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा बहुत असर रहता है तो इसको हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। उसके बाद डायनेमिक रिस्पॉन्स इज़ लिमिटेड। हमने पहले भी देखा था कि डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो कोई सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है लेकिन इसका डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो लिमिटेड होता है। उसके बाद देखते सेवरल टाइम्स द ट्रांसड्यूसर परफॉर्मेंस इज़ अफेक्टेड बाय वाइब्रेशंस। यानी कि वाइब्रेशंस के वजह से क्या होता है ये कई बार इसका परफॉर्मेंस है इसके ऊपर अफेक्ट होती है। देखिए एडवांटेज में भी हमने ये देखा था कि वाइब्रेशन में हम लोग इसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है और आउटपुट जो है वो सूटेबल नहीं आता है। तो ये सब हो गया डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एलवीडीटी। देखिए इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ। देखिए डिस्प्लेसमेंट में तो हम यूज़ करते ही है लेकिन इसके अलावा ये यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, लोड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाईवे के ऊपर वे ब्रिज होता है वहाँ पे ट्रक का वेट किया जाता है तो उसमें भी एलवीडीटी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है तो ये भी एप्लीकेशन है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मटेरियल थिकनेस इज नॉट हॉट स्ट्रिप और स्लैब स्टील मिल्स। तो इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं मटेरियल थिकनेस जो है उसकी मेज़र करने के लिए स्टील मिल्स में इसका यूज़ होता है। उसके बाद होता है इन एक्सेलेरोमीटर्स यानी कि एक्सेलरेशन मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है इसे बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर्स। ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी मेंशन किया था, इसमें भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जेट इंजन कंट्रोल्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एग्जस्ट गैसेस। यानी कि एग्जस्ट गैसेस के प्रॉक्सिमिटी में हम लोग जेट इंजन कंट्रोल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जेट इंजन कहाँ पे होता है तो एरोप्लेन में जेट इंजन का यूज़ होता है तो वहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारी एप्लीकेशन एलवीडीटी की हम लोग देख सकते हैं। ठीक है अब हम देखते हैं दूसरा ट्रांसड्यूसर। ये सेम टू सेम एलवीडीटी जैसा ही है लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है। टाइटल देखिए रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एलवीडीटी। तो यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल ऑपरेशन सब कुछ सेम टू सेम एलवीडीटी जैसा ही है। यानी कि ये भी एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है, ये भी एक इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है थोड़ा बहुत डिफरेंट है हम लोग जानते हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। प्राइमरी वाइंडिंग P है, यहाँ पे सोर्स AC सोर्स है। ठीक है अब बीच में जो देख रहे हैं वो क्या है केम टाइप की शाफ्ट है।
यानी कि कोर जो है वो कैम टाइप की लगी हुई है और बीच में यहाँ पे शाफ्ट है, यानी कि ये कोर है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है, ऐसे इसको बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए दो सेकेंडरी देख सकते हैं, सेकेंडरी 1 एंड सेकेंडरी 2, यानी कि S1 एंड S2 जो है वो सेकेंडरी 1 एंड सेकेंडरी 2 है। और इसका देखिए ये कनेक्शन है, ये सीरीज ऑपोजिशन है, यानी कि जो जैसा LVDT में जैसा था वैसा ही कनेक्शन यहाँ पे भी है। और आउटपुट वोल्टेज में भी हम लोग देख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VS1 माइनस VS2, यानी कि ये भी सेम टू सेम LVDT में जैसा था वैसा ही है, इसलिए इसको डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए रोटरी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल। देखिए लीनियर यानी कि सीधी लिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे रोटरी है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, इट कन्वर्ट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि ये जो केम टाइप की कोर है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसका प्रोपोर्शनल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं, इट कन्वर्ट्स रोटेशनल मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये दोनों सेम है, रोटेशनल मोशन बोले या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कोर इज रिप्लेस्ड बाय केम शेप्ड कोर। देखिए पहले LVDT में क्या था, सिंपल कोर थी, यहाँ पे हमने रिप्लेस करके केम शेप्ड कोर का कर दिया है। एंड ये कैसे रोटेट होगी, ये रोटेटेड इनसाइड द वाइंडिंग्स थ्रू ए शाफ्ट, यानी कि बीच में हम लोग यह देख सकते हैं ये शाफ्ट है यहाँ पे, तो शाफ्ट के थ्रू ये मूव होगी, क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है। अब ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन में क्या होता है, व्हेन द कोर इज एट नल पोजीशन। देखिए नल पोजीशन का हमने LVDT में भी देखा था, यहाँ भी नल पोजीशन होती है। तो नल पोजीशन में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 रहेगा, यानी कि दोनों सेकेंडरी का आउटपुट है VS1 और VS2 दोनों सेम रहेगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स S1 एंड S2 आर इक्वल एंड इन ओपोजिशन। इक्वल तो है लेकिन ओपोजिशन है, VS1 पॉजिटिव है तो VS2 नेगेटिव रहेगा, हैंस द टोटल आउटपुट इज 0। तो हमने पहले भी देखा था नल पोजिशन है उसमें आउटपुट कैसा होता है, 0 होता है, इसीलिए उसको नल पोजिशन बोलते हैं। व्हेन केम रोटेट्स क्लॉकवाइज। देखिए अब ये केम क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो क्या होता है, VS1 विल बी ग्रेटर देन VS2, यानी कि आउटपुट ऑफ सेकेंडरी 1 विल बी ग्रेटर देन आउटपुट ऑफ सेकेंडरी 2 एंड टोटल आउटपुट इज इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज। टोटल आउटपुट जो रहेगा वो इन फेज विथ द इनपुट वोल्टेज रहेगा। तो ये क्लॉकवाइज में ऐसा आउटपुट रहेगा। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, व्हेन केम रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से घूमेगा, क्लॉक की विरुद्ध या ऑपोजिट दिशा में घूमेगा, तो क्या होगा, VS2 ग्रेटर देन VS1, यानी कि आउटपुट ऑफ सेकेंडरी 2 विल बी ग्रेटर देन आउटपुट ऑफ सेकेंडरी 1 एंड डिफरेंशियल आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट वोल्टेज। देखिए पहले केस में ऐसा था, क्लॉकवाइज में क्या था, इन फेज था, यानी कि फेज डिफरेंस क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द ग्रेटर इज द डिफरेंशियल आउटपुट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इतना ही डिफरेंशियल आउटपुट ज़्यादा रहेगा, यानी कि ये रिलेशनशिप है वो लीनियर रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेंगी, हैंस द रिस्पॉन्स इज लीनियर। हमने बोला था कि लीनियर रहेगी रिलेशनशिप, तो इसका रिस्पॉन्स लीनियर बोलते हैं। तो ये हो गया ऑपरेशन ऑफ रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का।
अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। देखिए, RVDTs हैव हाई रेंज, इसकी रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। उसके बाद दे आर इजी टू अलाइन एंड मेंटेन, यानी कि अलाइनमेंट और मेंटेनेंस है जो है वो इजी रहेगा। उसके बाद दे हैव लो पावर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन भी क्या है, लो पावर है। दे हैव ए लो मैकेनिकल लाइफ, सॉरी लॉन्ग मैकेनिकल लाइफ, यानी कि मैकेनिकल लाइफ भी लॉन्ग रहेगी। दे कंसिस्ट ऑफ लो हिस्ट्रेसिस इफेक्ट, हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्रेसिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हिस्ट्रेसिस लॉस होता है। तो जितना भी हिस्ट्रेसिस लॉस कम होगा वो अच्छा रहेगा सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे लो हिस्ट्रेसिस इफेक्ट है। इसके बाद दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ये तो हमने देख ही लिया था, एक प्राइमरी है, दो सेकेंडरी और एक साफ कोर है केम टाइप, तो इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। दे मे हैव रेजिस्टेंस टू हाई डिग्री शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, तो इसके लिए भी हम लोग स्पेशल डिज़ाइन कर सकते हैं, शॉक और वाइब्रेशन का इसमें इफेक्ट ना हो, इस तरह का डिज़ाइन भी हम लोग कर सकते हैं। दे आर स्मॉल एंड हाई इन वेट, देखिए इसकी साइज़ भी स्मॉल रहेगी और वेट कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें कोर का यूज़ करते हैं तो कोर का वेट ज़्यादा होता है। हाई सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी जो है वो कंपेरेटिवली हाई रहेगी, तो ये भी अच्छा है। जितनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो एडवांटेज माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। दे आर सेंसिटिव टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये फील्ड है और नियर बाय और कोई फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड अगर यहाँ पे नियर बाय है तो उसकी इफेक्ट ये इसके मेजरमेंट में रहेगी, यानी कि वो फील्ड इसमें मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा कि आउटपुट जो है वो उसमें एरर इंट्रोड्यूस आ जाएगी, यानी कि जो है वो करेक्ट आउटपुट नहीं रहेगा। देयर परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो इसका परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट होती है, यानी थोड़ी बहुत एरर जो है वो इंट्रोड्यूस होती है। उसके बाद डायनेमिक रिस्पॉन्स इज लिमिटेड, देखिए डायनेमिक रिस्पॉन्स है उसको वो लिमिटेड है, यानी कि इसकी रेंज है वो बहुत ही कम रहेगी। तो ये सब हो गया रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। थैंक यू।